हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे हमारी बातचीत चल रही थी, 11th का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 हम डील पहले कर चुके थे और आज लेकर के आ गए हैं आपके लिए, आपके सामने पार्ट 2। ठीक है, और जैसे आप पढ़ाने का स्टाइल जानते हैं कि कभी भी किसी भी सवाल के अंदर अगर कोई प्री रिक्विजिट होता है तो हम पहले उसको डील कर लेते हैं, उसके बाद हम कूद जाते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एमआईक्यू पार्ट नंबर 2। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब जैसे कि आप पहला वाला सवाल देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है अ कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ व्हील। एक चक्का है, एक व्हील है, उसके ऊपर एक जबरदस्त तरह से कांस्टेंट टॉर्क काम कर रहा है। भाई साहब, ये कांस्टेंट टॉर्क है, तो पहली बात तो ये समझना होता है कि सर ये टॉर्क जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, इस टॉर्क का मतलब क्या होता है। तो टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो जब कभी किसी बॉडी पर अप्लाई हो जाए तो बॉडी रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अभी के लिए बेसिक दिमाग में आइडिया ये रख लो। ठीक है, अ कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ व्हील इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बार यहां से उचका लो कि बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज 0 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, द व्हील मेक्स n रोटेशंस इन t सेकंड्स, नाउ शो दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आपको दरअसल इस सवाल के अंदर शो करना है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो इसका प्री रिक्विजिट है, एक बार जल्दी जल्दी से आपसे वो डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में भी डिस्कस किया हुआ था और पार्ट 2 में अगर कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए भी ये चीज समझना बड़ा आसान हो जाएगा। चलें, अब जरा एक काम करते हैं, तुरंत से पहले आ जाओ भाई साहब कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में कैसी कैसी सिमिलैरिटीज होती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा। फॉर एग्जांपल, चलो 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 जल्दी स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप पहले बात करें लीनियर मोशन की और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की जब बातचीत होगी ना तो टर्म्स बड़े 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 मैच करते हैं, टर्म्स बड़े मैच करते हैं। ठीक है, जब पहले मैं आपसे बात करता हूं लीनियर मोशन की, ठीक है, हमेशा आपने एक टर्म सुन के रखा हुआ है यू। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। वी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। टी क्या होता है? टाइम होता है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो सारे टर्म्स मैंने आपसे अभी कहे पिछले 10 सेकंड में, ये सारे के सारे लीनियर मोशन के टर्म्स थे। किसके टर्म्स थे? लीनियर मोशन के टर्म्स थे। अब ऐसे ही टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ एंगुलर मोशन। तो अब एग्जैक्टली वो टर्म्स कैसे होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, क्या वो टफ होते हैं? टफ कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि वो कितने सिंपल लगने वाले हैं आपको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए बेटा, जैसे अगर आप यहां पे बात करेंगे यू, तो यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और आखिरकार ये वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहां पे यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर भी होती है इनिशियल वेलोसिटी बट एंगुलर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मतलब क्या हो जाता है? ओमेगा नॉट का मतलब हो जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट का मतलब क्या हो जाता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह से, जिस लिहाज से इनिशियल वेलोसिटी जो लीनियर मोशन में था उसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड, वैसे ही यहां पर जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। बकायदा डिस्कस किया इसको पार्ट 1 के अंदर, आपको बस एक बार इसकी झलक दिखा रहा हूं। ठीक है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी बट इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी बट इन द केस ऑफ लीनियर मोशन। वैसे ही यहां पर ओमेगा आता है बेटा, और ओमेगा का मतलब भी क्या होता है? ओमेगा का मतलब भी होता है एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी भी अगर यूनिट देखी जाए तो रेडियन पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे तीसरी चीज जो आती है वो आता है लीनियर एक्सेलरेशन। ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप यहां पे गौर करेंगे ना तो यहां पे आप अल्फा से सिंबलाइज करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। ठीक है, अल्फा से सिंबलाइज किया जाएगा यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को, और इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, अगर आपने एक पैटर्न चेक किया है ना पीछे तो आपको समझ में आ रहा है कि यार मीटर को रिप्लेस कर रहा है वहां पे रेडियन। ठीक है, यहां पर भी देखना, इसकी भी यूनिट क्या थी? इनिशियल फाइनल वाली मीटर पर सेकेंड लीनियर की, तो यहां पर क्या हो गई थी? रेडियन पर सेकेंड, मतलब मीटर को रिप्लेस कर रहा है रेडियन। ठीक है,
है। अगर आप एक्सेलरेशन की यूनिट चेक करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर को रिप्लेस कर रहा है रेडियन, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो टाइम ही रहने वाला है। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, एस का मतलब लीनियर केस में डिस्प्लेसमेंट को करते हैं एस से रिप्रेजेंट, और बोलने की जरूरत नहीं है कि यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर्स होती है, बट शॉर्ट, ठीक है। डिस्टेंस की अगर आप बात करें या डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो आप दूरियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूरियां मेजर की जाएंगी एसआई सिस्टम के अंदर मीटर्स में, ठीक है। चलिए अब जरा यहां पे गौर करते हुए चलेगा। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट तो होगा, उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से करने वाले हैं रिप्रेजेंट। इट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, सिंस ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो यूज करने वाले हैं रेडियंस। क्या यूज करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम रेडियंस यूज करने वाले हैं। तो ये आपके पास लीनियर और एंगुलर में जो वेलोसिटीज, जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, जो एक्सेलरेशंस होते हैं, उनके बीच में कैसी चीजें होती हैं वो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए हम पहले भी कर चुके थे, एक बार आपको शॉर्ट में फिर से बता दिया, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर लेना, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया होगा। कॉपी किताब लेके बैठा करिए, है ना, इससे बहुत फायदा होता है। साथ साथ आप नोट करते हुए चलेंगे ना तो जबरदस्त तरह से पढ़ाई होती है, ठीक है। अब ये वाली बात तो आपने देख ली। उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस के बीच में भी एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, ठीक है। और वो रिलेशन दरअसल ना आपने कहीं मैथ्स में भी पढ़ के रखा होगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, और बॉडी उसके बाद मतलब यहाँ पर बॉडी मुझे दिखाई दे रही थी जब मैंने पहली बार बॉडी को देखा, ठीक है। तो जब हम पहली बार किसी को देखते हैं, जब हम पहली बार किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि समय तो अभी स्टार्ट हुआ है, तुमको देखने के बाद तो समय स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब आप पहली बार किसी बॉडी को देखते हैं तो उस समय स्टार्ट होता है, दैट इज टी इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो बॉडी है वो घूम के यहां तक आ गई, चलेगा। तो अब ये बन गया इसका पोजीशन, ठीक है। अब यहां पर जो एंगल डेवलप हुआ है ना, दैट एंगल इज थीटा, कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आर आ जाएगा, वो लेंथ एल के बराबर हो गया, ठीक है। और यहां पे जो फॉर्मूला आया था वो आया था थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो ये वाला एक रिलेशन आपको दे देता है बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वाली पहली बात हो गई है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आ गया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब सर ये कैसे आया था, तो जरा गौर करिएगा। अगर हम L इज इक्वल्स टू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आर थीटा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो कहानी आपके सामने कुछ ऐसी हाजिर हो जाएगी। क्या बोलते हो, पक्का डन। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। यही मैंने कहा था कि बेटा v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ओमेगा, ठीक है। अब एक काम आप और कर सकते हैं ना, बहुत जल्दी में करना, एक काम करो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो नाउ व्हाट यू गेट इज लीनियर वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, आर। और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय अल्फा, ठीक है। ये आपके सामने जो तीन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, सर कौन सी तीन इक्वेशंस, बेटा ये है पहली इक्वेशन, उसके बाद ये वाली है दूसरी इक्वेशन, और ये वाली जो यहाँ पे पड़ी हुई है ये है तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस दिमाग में अटका लो, जबरदस्त तरह से काम आने वाला है। पक्का डन, रेडी गो, पक्का, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो, डन। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलो। अब एक बार जरा आपसे इक्वेशंस की बात कर ली जाए, फिर बहुत शानदार रहेगा। अच्छा एक और चीज आप देख लीजिए, लीनियर मोशन में मास हुआ करता था, ठीक है, और रोटेशनल मोशन में इसी को रिप्लेस कौन कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है आई। और इस आई का मतलब क्या होता है, इस आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस आई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का निकाल सकते हैं अबाउट एनी गिवन एक्सिस, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो जहां पे मास आ रहा है ना उसको रोटेशनल मोशन में किससे रिप्लेस करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपको वो लीनियर टर्म्स की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। आपको वो लीनियर टर्म्स की मालूमात होनी चाहिए। कैसी, लीनियर वेलोसिटी v होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, वो तो पता ही चल गया आपको। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर लीनियर में आप फोर्स बोलते हैं F, ठीक है, तो रोटेशनल में इसको हम
रोटेशनल मोशन करवाएगा तो टॉर्क से करते हैं सिंबलाइज, ठीक है। तो दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे एक बात बिल्कुल डन होनी चाहिए कि अगर आपको लीनियर मोशन अच्छे से आता है तो एंगुलर मोशन इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर यू, ठीक है, बिकॉज लीनियर मोशन के फंडे ही होते हैं, उसको रोटेशनल के टर्म्स में बदल दिया जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं हल्की सी बात। देखो, याद है पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम और यहाँ पे एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और बताओ ये चीजें याद करना इतना जरूरी क्यों है? ये याद करना इसलिए जरूरी है बिकॉज जैसे मान लीजिए अगर आपको याद आ रहा है कि अच्छा हाँ भाई सही कहा जा रहा है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद आ गया है मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर का फट से याद आ जाएगा। देखो लीनियर की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद वहां लिखा है मैंने एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। मास को कौन रिप्लेस कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे आई। और वेलोसिटी को कौन रिप्लेस कर रहा है? ओमेगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। आया समझ? कुछ नहीं है। अगर आपको लीनियर के फंडे पूरे क्लियर है ना, तो ये वाले फंडे बड़े आराम से साथ साथ बैठे आते हैं, एकदम साथ साथ बैठे आते हैं, ठीक है। एक तो फंडा ये हो गया। एक और जरा ध्यान करवाता हूं मैं आपको। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको याद है, सबको याद है भैया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन पे मैं गया था तो वहां क्या जबरदस्त तरह से इस पे हमने कार्यक्रम जमाया था पूरा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप इसी को रोटेशनल में लेके आएंगे तो फोर्स को अब इस बार कौन रिप्लेस करने वाला है? टॉर्क रिप्लेस करने वाला है। कूल। उसके बाद मास को कौन रिप्लेस करने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करने वाला है। और एक्सेलरेशन को यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रिप्लेस करने वाला है। आया आपको समझ? तो ये बेसिक वही तो मैं कह रहा था कि अगर आपको लीनियर वाला फंडा याद है और आपको ये याद है कि किस टर्म का रेप्लिकेटिव एंगुलर में टर्म क्या बनेगा, अगर आपको वो टर्म याद है तो आप नया फॉर्मूला 2 सेकंड के अंदर डेवलप कर लेंगे, ठीक है। ये भी डेवलप कर लिया। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, आपको अगर याद आ जाए ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर आप कभी किसी बॉडी पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ज्यादा आएगा। अगर आप कभी किसी बॉडी पर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज कम आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का? दैट वाज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, तो वहां से रिलेशन आया था कि अच्छा भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर फोर्स। हमने बोला हाँ बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली यही था, ठीक है। अगर ऐसी बात थी तो आप इसका यहां पर भी एक टर्म डेवलप कर सकते हैं। क्या टर्म डेवलप करेंगे? गौर करिए। फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, ये सिंबल होता है टाउ। उसके बाद यहां पे लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन था तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो टर्म्स ऐसे चलते हैं। आया समझ? अगर आपको लीनियर के टर्म्स याद हैं तो रोटेशनल वाले टर्म्स आपको चुटकी भर में याद हो जाएंगे, ठीक है। पक्का? डन? क्लियर? ओके, रेडी गो। तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो चुकी है ना? बोलो भाई साहब, पुराने लेक्चर्स भी अच्छे से देख लेना तो जबरदस्त तरह से काम बन जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ मोशन भी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, तो आपको याद होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने बोला बहुत बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो रोटेशन में क्या बन जाएगा पता है? v के लिए क्या यूज करते हैं? ओमेगा। v के लिए हम क्या यूज करते हैं? v के लिए हम क्या यूज करते हैं? देख लीजिए, ओमेगा यूज करते हैं तो v के लिए हम यूज करते हैं ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा, u के लिए हम यूज करते हैं ओमेगा नॉट, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा टी, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है? देखिए s की जगह पे क्या, ये s का मतलब क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये यू टी था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस वहां पे लिखा है हाफ ए टी स्क्वायर। यार होता क्या है ना, अल्टीमेटली आपको इक्वेशन तो 1D की याद रहती है, मतलब इक्वेशन तो आपको लीनियर मोशन की याद रहती है, बस आपका दिमाग फटाफट से आपको बताता है कि भाई साहब इसका एंगुलर टर्म ओमेगा, इसका एंगुलर टर्म ओमेगा नॉट, इसका एंगुलर टर्म अल्फा, इसका एंगुलर टर्म थीटा। तो ये आपका दिमाग जल्दी जल्दी आपको बताएगा ना, तो क्या होगा? आप लीनियर मोशन के दम पर ही पूरा खिल जाओगे एंगुलर मोशन, ठीक है। सही बता रहा हूं कसम से। तो जरा गौर करते हुए चलना। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या होती है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी का हम बना दें तो यहां पे ऐसा आ जाएगा 2
ए बोले तो अल्फा, एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपल सी बात है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने कहा है कि अगर आपको लीनियर के टर्म्स दिमाग में चपके हुए अच्छे से ना, तो एंगुलर आप बड़े आराम से खेल जाओगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा फंडा यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको पूरा चमक गया। कॉपी किताब लेके बैठे होगे, नोट कर लेना तरीके से, यही काम आने वाला है आने वाले हर सवाल के अंदर। और किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट होगा मैं उस सवाल के दौरान ही आपको पढ़ा दूंगा। दैट्स व्हाई होता क्या है ना कि कई बार बच्चों को लगता है कि सर वीडियो लेक्चर जो आपका आ रहा है ना उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है सर। ठीक है बेटा, वो लेंथ इसलिए लंबी है कि अगर आप मान लीजिए कभी सीधे कूद करके आ गए MIQ पार्ट 2 पढ़ने के लिए, ठीक है, तो भी आप उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सारा प्री रिक्विजिट उस सवाल के साथ ही कवर अप करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, चमका इतना पक्का, छाप लो उसको, 3 2 1 रेडी गो डन, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई साहब इस सवाल के अंदर, यहां पे शो करना है, यहां पे हमको शो करना है कि अल्फा जो होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। अब ये शो कैसे किया जाएगा? कांस्टेंट टॉर्क तो काम कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, मतलब द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, चलिए भाई साहब द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो सोल्यूशन की स्टार्टिंग में पहले ही लिख लो कि भाई साहब जो पता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इट इज 0 रेडियन पर सेकेंड, इट इज 0 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद द व्हील इज मेकिंग n रोटेशंस, द व्हील इज मेकिंग n रोटेशंस। एकदम 2 रुपए का सवाल है ये। एक बात तुम सुनना, मान लो अगर 1 रेवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल बनेगा, जल्दी बताओ, 2 पाई बनेगा। अगर 4 रेवोल्यूशन होते हैं तो कितना एंगल बनेगा सर, 8 पाई बनेगा। तो क्या कर रहे हैं बेटा, वो वही वाला फंडा नहीं हो गया, 1 पेन 5 रुपए का, 10 पेन 50 रुपए के, तो वो वही वाला फंडा चल रहा है। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई का एंगल, 10 रेवोल्यूशन 20 पाई का एंगल, मैंने बोला 100 रेवोल्यूशन, तुम बोलो 200 पाई का एंगल, मैंने बोला n रेवोल्यूशंस। ठीक है, अब तुम क्या बोलोगे, अब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1 रेवोल्यूशन था तो 2 पाई का एंगल था, जब n रेवोल्यूशंस हो गए तो 2 पाई n का एंगल हो गया। कौन सी बड़ी बात है, पक्का डन। और टाइम कितना लग रहा है, t सेकेंड्स लग रहा है, तो टाइम से कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। चलिए ओके, मूविंग ऑन। शो दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग। हमको शो करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इस हिसाब से दिया जाएगा। अब ये शो कैसे करेंगे, आपको सेकंड इक्वेशन याद है क्या? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब आपको याद होता है कि हाँ यार S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर था, लेकिन क्या वही आप चिपका दोगे? नहीं चिपकाना, क्योंकि वो लीनियर के लिए था और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रोटेशनल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको अगर लीनियर आता है ना तो 2 मिनट का भी काम नहीं है, फटाक से लिख देंगे हम यहाँ पे रोटेशनल की इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S बोले तो थीटा, वही होता है, दिमाग चलाते रहो लीनियर के साथ और वर्ड चिपकाते रहो एंगुलर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, होता क्या है, दिमाग चलाते रहो लीनियर के साथ और वर्ड चिपकाते रहो एंगुलर के। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब भाई साहब जल्दी से चिपकाना शुरू करो, जल्दी करो। थीटा कितना आ रहा है, 2 पाई n, थीटा कितना आ रहा है, 2 पाई n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, गायब करो उसको, हटाओ यहां से, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर में जो थी वो थी 0 के बराबर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा। भाई अल्फा ही तो निकालना है, अल्फा को जरा सजा के रख लो, बिकॉज अल्फा ही तो निकालना है। ठीक है, अब यहां पे कहानी जो जमेगी ना वो ऐसी बनेगी, 2 पाई n इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसको चमका लो दिमाग में, यही काम आने वाला है दबा के। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से निकालना है आपको अल्फा। ठीक है भाई साहब, जब अल्फा निकालना है ना तो 4 पाई n हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करना अपने को आता ही है भाई। तो अल्फा जब निकालना है तो 4 पाई n अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर। बोलो भाई लोग, 4 पाई n अपॉन टी का स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 पाई n अपॉन टी का स्क्वायर था और यहां पर भी 4 पाई n अपॉन टी का स्क्वायर, ये चीज प्रूफ करने को थी। तो ये रहा आपके सामने इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी तुरंत से पहले देखो, इसको छापो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, नोट करते हुए चला करो मेरे साथ साथ। ठीक है, हो गया होगा, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, क्लियर करते हैं इसको अब। हेंस ये वाला काम तो हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब जल्दी फुर्ती में आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन सर जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आपसे डिमांड करता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं है, और वो भी किसके बेसिक्स क्लियर है, वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। सर ये यहाँ पे कैसे काम करने वाला है, बता रहा हूं कैसे काम करने वाला है। इस सवाल पे कूदने से पहले आपको जरा इतना पता होना चाहिए कि L होता है एंगुलर मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं है, पुराने लेक्चर्स मेरे देख लेना तो वहां से जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम
और यहां पर भी मैं डिस्कस कर चुका था कि हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है। अच्छा, पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, तो इनके बीच में रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आर पी। क्या रिलेशन होता है? एल इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, एल को बिल्कुल मत टच करिए, आर को भी टच मत करिए भाई साहब। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। काम खत्म। अब एक बात दिमाग में अटका लो, एल यहां पर जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके बाद आर पोजीशन वेक्टर होता है, वी वेलोसिटी, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक काम करना, एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास को मत टच करो यार, ठीक है। आर क्रॉस वी तो यहां पे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये वाली कहानी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सो दिस कुड आल्सो बी अ पाथ, दिस कुड आल्सो बी अ पाथ, ठीक है। एल इज इक्वल टू एम टाइम्स आर क्रॉस वी, तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो आपको वैसे भी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देता है। तो यहां पे हमने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और हमको अब जो मिली है वेक्टर क्वांटिटी, वो जबरदस्त काम की वेलोसिटी है, जबरदस्त काम की क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, 3 2 1 रेडी गो डन। इसको क्लियर करते हैं अब, और जरा इत्मीनान से एक बार ये सवाल पढ़ लो, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें भाई लोग, तो इस सवाल को देख लिया होगा। अब इसके अंदर कैसे हम वेक्टर्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसको दबा करके देखना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूज हो गया है, और प्रोजेक्टाइल मोशन विथ वेक्टर, ये जो समागम है ना भाई साहब, ये कभी बच्चों के दिमाग फाड़ देता है, ठीक है। वैसा क्यों हो जाता है? बिकॉज या तो बच्चे वीक रह जाते हैं प्रोजेक्टाइल में, या तो वीक रह जाते हैं वेक्टर्स में। यहां दोनों ही आके आपके एकदम बराबरी में आ गया सवाल के अंदर, ठीक है। अब जरा गौर करिए सवाल क्या बोलना चाह रहा है। तो एक पार्टिकल है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास कितना है उसका, m के बराबर है। इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई थी बेटा, वो दी गई थी v नॉट के बराबर इन द एक्स वाई प्लेन। शो, अब फिगर में बना दूंगा इसका, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट दिस, ठीक है। क्या निकालना है इसका? एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। अभी से ही एक बात लिख लो, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आर क्रॉस वी जस्ट बताया था, जस्ट बताया था, ठीक है। अब सर ये आर क्रॉस वी जो करना है, इसको एग्जैक्टली हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली ये कैसे इवैल्यूएट होगा, ठीक है। सब कुछ बाकायदा सारी चीजें क्लियर करते हुए अब जरा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो रेडी रेडी रेडी। अब जरा ध्यान देना क्या होता है। देखो भाई क्या होता है, मेरे पास एक बॉडी है, और जो कि एक्स वाई प्लेन में ऐसे अब भगने वाली है। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई इसकी वाई एक्सिस। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये हरी कलर की बॉडी है, अब इसका मास कितना है, इस आइटम का मास कितना है, m के बराबर है, और इस आइटम को हमने फेंक दिया है विथ अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट। क्या दी इसको वेलोसिटी? v नॉट के बराबर दी, एंड नाउ द पार्टिकल वेंट लाइक दिस, ठीक है। जाने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जाने वाले चले जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? थीटा का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो कहानी कैसे रंग लाने वाली है आपको जरा वो देखना पड़ेगा। चलिए, तो जब आप वेलोसिटी v नॉट को रिजॉल्व करेंगे ना एक्स एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा। आपको मेरा फंडा पता ही होगा, एंगल पूछो और क्या चिपका दो, कॉस चिपका दो, ठीक है। एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, बेटा इस बात को दिमाग में डाल लेना, वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का ये रामबाण होता है, एंगल पूछो और कॉस चिपका दो, ठीक है। ये जबरदस्त तरह से काम करने वाला है। नाउ यहां पे आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा, ये दरअसल कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की, ठीक है, या एक्स एक्सिस के अलोंग इस पार्टिकल की। और जब v नॉट को हम यहां पे रिजॉल्व करेंगे ना y एक्सिस पे, तो ये हो जाता है v नॉट साइन थीटा। क्या बोलते हो, पक्का? ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी अलोंग द वाई एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में दरअसल अजम्पशन लिया जाता है कि एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन कितना है, 0 के बराबर है। अब ऐसा क्यों मानते हैं सर? बिकॉज होता ही है बेटा कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। एयर फ्रिक्शन कैसा है? नेग्लिजिबल है, हवा में कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी है उसको चेंज करने के लिए कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है अगर वो चेंज
नहीं होगी तो एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। लेकिन सेम बात मैं वाई एक्सिस पर नहीं बोल सकता, बिकॉज वाई एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ की वजह से होता है। ठीक है भाई साहब, जब तक अर्थ है तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आया, चमका, पक्का, डन। चलो अब जरा गौर करना, ये वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ना यहां पे होता क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको जब यहां पे निकालना है आर क्रॉस वी, क्या निकालना है, आर क्रॉस वी, तो पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं आर के बारे में। देखो, जब आपको निकालना है ना पोजीशन वेक्टर, तो कुछ वैल्यू एक्स एक्सिस पर होगी एक्स आई कैप, कुछ वैल्यू वाई एक्सिस पर होगी वाई जे कैप। ठीक है, और जब आपको निकालना है वी, क्या निकालना है, जब आपको वी निकालना है वेलोसिटी, तो कुछ वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर होगी आई कैप और कुछ वेलोसिटी वाई एक्सिस पर होगी जे कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पक्का, डन। अब इन सारी वैल्यूज को हम कैसे यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मेन खेल तो वहीं पर है, जरा गौर करते हुए चलेगा, बहुत तरीके से, बहुत जबरदस्त बात है यहां पे। ठीक है, देखो बेटा, आप ये जानते हैं ना, अगर आपको आर निकालना है, ठीक है, मतलब आपको एक्स आई कैप और वाई जे कैप निकालना है। अगर मुझे एक्स निकालना है, पहले क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो यार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। क्या होती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। इस बार जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो रहा है। कहां पर हो रहा है, एक्स पर भी होगा फिर वाई पर भी होगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? जब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा तो क्या आप बुरा मानेंगे? क्यों बेटा? देखो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर तो लिखा है, बट अलोंग द एक्स एक्सिस लिखा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, x इज इक्वल टू यू एक्स कितना आ रहा है, जरा गौर करो, वी नॉट कॉस थीटा। क्या बोलते हो, पक्का? उसके बाद बगल में कौन है, t है, प्लस एक्सेलरेशन x पर कितना होता है, 0 होता है, तो x जो आएगा वो आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब जरा गौर करना, ये था अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये था अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम सेम गेम खिलवाएंगे आपको अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब सेम गेम खेलेंगे अलोंग द वाई एक्सिस तो कहानी में क्या मोड़ आने वाला है वो जरा गौर करते हुए चलेगा। सवाल कभी कभी लंबे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल है तो लंबा, लेकिन भाई साहब ये रैंकर क्वेश्चन है, ये कम ही लोगों से बनता है। ठीक है, उनसे बनेगा जो इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपने ये वाला सवाल समझ लिया ना तो आपके बहुत सारे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो भी बाकायदे से क्लियर होते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं वाई एक्सिस पे। जरा देखिए, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, y को बिल्कुल मत टच करिए। यू वाई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। बगल में क्या आ रहा है, बगल में आ रहा है सर t। उसके बाद एक्सेलरेशन अलोंग दी वाई एक्सिस की बात करेंगे। जरा गौर करिए, जब तक बॉडी यहां से लेकर के यहां तक जा रही है तो बॉडी ग्रेविटी के अपोजिशन में जा रही है, इट शुड बी टेकन एज माइनस जी। और जब बॉडी यहां से यहां गिर रही है तो बॉडी ग्रेविटी के सपोर्ट में गिर रही है, इट शुड बी टेकन एज प्लस जी। ठीक है, लेकिन जब ऐसा डिलेमा आता है ना कि सर यहां से यहां माइनस जी है, यहां से यहां प्लस जी है, क्या लेके चलेंगे, तो बेटा हमेशा यहां पे जाया करो इनिशियल कंडीशंस पे कि इनिशियली क्या हो रहा है इस बॉडी के साथ। गौर करो, इनिशियली बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है ना, तो आप माइनस जी लेके चलिए। क्या लेके चलिए, माइनस जी, तो माइनस हाफ। ये वाला फंडा समझ में आ गया? क्या बोला मैंने ये बोला कि जब डिलेमा ऐसा आता है ना कि सर ऊपर जाने में माइनस जी आ रहा है, उसके बाद प्लस जी आ रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसमें हमेशा हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि यू नीड टू गो विद द इनिशियल कंडीशन। इनिशियली बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, जस्ट एक माइनस जी, आगे बढ़ो। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास वाई की इक्वेशन, इसको हमको पुट तो करना ही पड़ेगा। यहां तक कोई परेशानी है, पक्का, डन। अब ना मेरा दिमाग कहां पे अटका होना चाहिए, क्या मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m टाइम्स r क्रॉस v करना पड़ेगा। अब ये r निकालने का फंडा तो भाई मैंने यहां पे लिख के रख दिया है, r निकालने का वेक्टर वाला फंडा तो मैंने यहां पे लिख करके रख दिया है। अब उसके बाद x निकालना था, y निकालना था, और अभी मैंने तुम्हारे लिए x और y ही तो निकाल दिया। ठीक है, अब सर काम कौन सा बच गया है, फिर अब काम बच गया है vx निकालना और vy निकालना, जो कि बता रहा हूं बिल्कुल 2 सेकंड का काम है। यहां जरा गौर करना, vx की जब बात करेंगे ना और जब vy की बात करेंगे तो अगर आपने डायग्राम को देखा है तरीके से तो आप वहीं से फिगर आउट कर लेंगे। देखो बेटा, जब मैंने बॉडी को फेंका वेलोसिटी v नॉट के साथ, तो वेलोसिटी x एक्सिस पर क्या आ रही है, इनिशियल कितनी आ रही है, इनिशियल कितनी आ रही है, v नॉट cos थीटा, और फाइनल यहां पे वेलोसिटी इनिशियल y पर कितनी आ रही है, v नॉट sin थीटा। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कि vx क्या होगा और vy क्या होगा। क्या निकालना है, vx निकालना और vy निकालना है। चलें भाई लोग स्टार्ट करें।
सबका ध्यान यहीं पे चाहिए, जबरदस्त तरह से काम हो जाएगा, बस मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, बस मेरे साथ साथ चलो। यहां निकालना है अपने को Vx, क्या निकालना है Vx। भाई जानते हो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बोलो भाई, मुंह खोलो। Vx क्या होता है, ux प्लस axt, या ऐसे कर लो ना, v क्या होता है, u प्लस at होता है, v क्या होता है, u प्लस at। तो अगर मैं x पे करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी कहां की लेंगे, x की लेंगे, एक्सेलरेशन भी कहां का लेंगे, x का लेंगे। टाइम तो खैर टाइम ही होता है, x हो या y हो, टाइम तो टाइम ही होता है, ठीक है। अब जरा गौर करिए, अब भाई साहब ux क्या था, ux जरा वहीं देख लो, वहीं देख लो, वहीं देख लो। ux क्या था, v नॉट कॉस थीटा, ux क्या था, v नॉट कॉस थीटा। डिटेल में बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, कई बार आपको लग सकता है कि सर लेक्चर की स्ट्रेंथ, लेक्चर की जो लेंथ है ना वो ज्यादा हल्की सी लंबी जा रही है, ठीक है। वो इसलिए जा रही है बिकॉज हर एक क्वेश्चन के पीछे पूरा डीप ड्वेलिंग की जा रही है, जितना डीप घुस सकते हैं ना उतना जा रहे हैं। बिकॉज मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके जब बेसिक फंडे क्लियर नहीं होते हैं तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, जान नहीं लगती, काम नहीं बनता। आया समझ में? तो कभी आपको ऐसा दिक्कत अगर आ जाए तो आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लेंगे ना, मैं उसमें चीजें इतने बार रिपीट कर देता हूं ना कि आपके दिमाग में बैठेंगी ही बैठेंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, वी नॉट कॉस थीटा आ गया। बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स एक्सिस पर, 0, बिकॉज ये अजम्पशन है हमारा कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि हमारी वेलोसिटी को रोकेगा, ऑल्टर करेगा अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। तो Vx क्या आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा। दिस बिकम्स द थर्ड इक्वेशन। भाई साहब थर्ड इक्वेशन क्यों बन गई, पहली दो कहां बनी थी, x और y निकाला था ना। और सर ये x और y क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज लंबे सवाल में ऐसा होता है, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। x और y यहां चिपकाने के लिए निकाल लिया, अब यहां निकालना होगा Vx और Vy, तो Vx तभी तो निकाला, अब क्या बचा हुआ है, Vy निकालना। तो ये वाला भी मोशन हमने कहां खेल लिया, अलोंग द एक्स एक्सिस। कहां खेल लिया, अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आपको खिलवाते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा, वेलोसिटी निकाल देंगे अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। चलें भाई, रेडी, चलो भाई साहब। v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। अब ये रही आपके पास कहानी, ठीक है। अब जरा गौर करना, uy का मतलब क्या होता है, uy का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर क्या है वेलोसिटी, v नॉट साइन थीटा। ओके ओके ओके। और ए वाई क्या होगा, अभी करवाया था, यहां पर भी इसका यूज हुआ था, ए वाई इज नथिंग बट माइनस जी, ठीक है। ए वाई इज नथिंग बट माइनस जी, तो ये आ जाएगा माइनस जी टी। क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ रही है, ये माइनस तो बड़ा ही चिपक के आ गया भाई साहब, ये पक्का डन है क्या, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब सर क्या करेंगे इतने इक्वेशंस का, बेटा आपको यहां ध्यान देना चाहिए, ये रही इक्वेशन, ठीक है। L इज इक्वल टू m टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ R एंड V, ठीक है। तो R और V का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमको मिलेगा हम चिपका देंगे m के साथ, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई साहब अब जल्दी करना शुरू करते हैं। R क्रॉस V क्या करना है, R क्रॉस V। नाउ वाइट लेते हैं, वाइट वाइट वाइट, आर क्रॉस वी निकालना है हमको, आर क्रॉस वी निकालना है, ठीक है भाई। जब भी आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना होता है तो आप यूज करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, हमने इसको पहले भी किया हुआ है बहुत बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आता है, आपको याद आ रहा होगा, आई कैप आता है, स्पेस देना पड़ेगा ज्यादा, यहाँ पे आता है जे कैप, और यहाँ पे कोने में दुबक करके आता है के कैप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या सिखा के रखा हुआ है, वैसे वो बाय डिफॉल्ट मैं बोलता हूँ, बट 12th वाले उसको पढ़ लेते हैं कि वो CIJ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये प्लस है, माइनस है, और ये प्लस है, इतने तुम्हारा काम बन जाता है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई साहब, यहाँ पे आर के नंबर पहले आएंगे, उसके बाद फिर ये वी के नंबर आएंगे, ठीक है। अब जरा गौर करो, जब आप आर की बात करते हैं ना, जब आप आर की बात करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। यहां देखिए एक्स आई कैप, यहां 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 लिखा है ना एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो एक्स और वाई क्यों निकाला था, एक्स और वाई निकाला था यहां से, वहीं पुट करने के लिए ना। तो एक्स कितना है, वी नॉट, बस भाई यहां से देखना, अब जो बोल रहा हूं सुनो, यहां से एक्स और वाई देखना है और उसके बाद यहां चिपका देना है उसको इसके अंदर, ठीक है। तो पहले किसके आने वाले हैं, आर का आने वाला है। आर बोले तो एक्स वाई, आर बोले तो एक्स आई कैप वाई जे कैप। एक्स कितना है भाई साहब, अब आर बोले तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ध्यान दीजिएगा।
हाँ जी, x कितना आ रहा है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। क्या आ रहा है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। चलो भाई, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये आ रहा है x। उसके बाद y भी तो आ रहा होगा बिकॉज x आई कैप होता है, फिर y जे कैप होता है। तो y क्या आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो यहां लिखा हुआ है उसी को वहां भर रहा हूं, तो वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भर दें। देखो, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। भाई साहब बस x था और y था और z पर कोई भी नंबर नहीं था, तो शून्य चिपका दो। ठीक है, पक्का डन, इतना क्लियर हो गया। अब एक काम करना, देखो बेटा r तो हमने पूरा भर दिया, अब क्या भरना बचा, भरना बचा है v। सर ये v कहां से लाएंगे, अरे v के लिए ही तो यहां लिखवाया था। v क्या लिखवाया था बेटा, ये था वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i कैप, उसके बाद वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस एंड j कैप, और z पे कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो k कैप। ठीक है, तो vx और vy सर निकाला था क्या आपने, अरे बिल्कुल निकाला था। देखो यहां देख लो, वेलोसिटी x पे बड़ी प्यारी निकाल दी, वेलोसिटी y पे बड़ी प्यारी निकाल दी, बस इसको यहां से घूर करके वहां चिपका दो। तो वी नॉट कॉस थीटा आ रहा है x पर, क्या आ रहा है, वी नॉट कॉस थीटा आ रहा है x पर, वही आ रहा है ना, देख लो वी नॉट कॉस थीटा आ रहा है, और y पर क्या आ रहा है, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी। तो भरा जाए इसको, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी, और z पे कितना आ रहा होगा, जीरो। पक्का, डिटर्मिनेंट के अंदर जो भरना था वो भर दिया। अब भाई साहब r क्रॉस v को बस सॉल्व करके दिखा दो, नैया पार लग जाएगी। ठीक है, अब जरा गौर करो, जब आई कैप की बात करेंगे, जानते हो ना कैसे करते हैं, कॉलम गया इसका रो गया। ठीक है, इसका कॉलम गया और इसका रो चला गया। ठीक है, तो बस ये चार नंबर आपको दिखाई देंगे। जब इस पूरे को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर विल बी जीरो, पहला स्टेप तो हो गया। माइनस जब मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी जीरो, ये तो निपट गया भाई साहब। ठीक है, उसके बाद बात करो जे कैप की, भाई तो है कहीं तो काम आसान होगा। ठीक है, तो यहां काम आसान हो गया। अब ये जे कैप में इसका कॉलम गया, इसका पूरा रो चला गया। ठीक है, जब इसका पूरा कॉलम जाएगा, इसका पूरा रो जाएगा, तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, आंसर विल बी जीरो, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, तो आंसर विल बी अगेन जीरो। भाई साहब ये भी गायब हो गया, काम बड़ा आसान लग रहा है। बस के कैप में हल्का सा खेल खेलना पड़ेगा। अब सर ये के कैप में जो खेल है ना वो हल्का लंबा जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये गया और ये गया। ठीक है, तो पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। ठीक है, तो वी नॉट कॉस थीटा टी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखना बेटा, वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करा, वी नॉट का स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा टी इंटू आ जाएगा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो वी नॉट का स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा टी, भाई भूलना मत टी लिख दिया। ठीक है, माइनस, ये तो बस पहला स्टेप चल रहा है, माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई बहुत जबरदस्त है। देखो तो क्या होगा इसमें, देखो पहला स्टेप तो तुम्हारा हो चुका है, पहला स्टेप तो तुम्हारा हो चुका है, इसका मल्टीप्लीकेशन तो हो चुका है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हो चुका है। अच्छा, एक ये माइनस जी टी का स्क्वायर भी तो है, यही कर दूं इसको, यही करता हूं उसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट कॉस थीटा, माइनस वी नॉट कॉस थीटा, हाँ माइनस वी नॉट कॉस थीटा, और जी और टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी और बगल में आ जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है ये जो हमने करा ये पहला स्टेप हुआ है बस। ठीक है, तो वी नॉट का स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, उसके बाद टी आ गया, गुड जॉब। माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करा तो वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला स्टेप तो हो चुका है। डब्बा बनाते हैं ग्रीन कलर का यार, कलर सब मैच ना कर जाए ये पहला स्टेप हो गया, माइनस करो दूसरा वाला स्टेप, भाई साहब माइनस करो दूसरा वाला स्टेप। पहला स्टेप इतना लंबा गया। ठीक है, वो गया, पहला स्टेप हो चुका है, माइनस करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो माइनस तो कर देंगे, किसका मल्टीप्लिकेशन है भाई साहब, जो है वो ये है। देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करो तो वी नॉट मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टी, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू बगल में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। पक्का डन, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी हो चुका है। माइनस 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 को मत भूलो रे, यहाँ पे टी था यार, ये प्लस जैसा लग रहा है पर ये है ये टी। ठीक है, माइनस, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो वी नॉट बाई टू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, तो वी नॉट यहां पे क्या है, वी नॉट बाई टू, उसके बाद कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर,
कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, ठीक है, बस रे बस हो गया, ठीक है। तो यहां पे आ गया माइनस का वी नॉट बाई टू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, सब कुछ संपन्न हो चुका है। अब बस आपको यहां पे इसको सॉल्व करना है। देखिए जीरो आई कैप है, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, जीरो जे कैप है, अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा गौर करो। देखो भाई साहब जरा खोल दो इसको पूरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस करेंगे इससे तो माइनस वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टी। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये टी लिखा हुआ है भाई, जब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा वी नॉट बाई टू कॉस थीटा वी नॉट बाई टू कॉस थीटा इंटू जी टी, ठीक है। क्या आपको इतनी, ये जी टी का स्क्वायर है, सॉरी ये जी टी का स्क्वायर, आखिरी वाला टर्म जीटी का स्क्वायर था ना, ठीक है। ये वाली कहानी बैठ गई। अब यार अगर कुछ गायब हो जाए तो मजा आ जाए। देखो भाई साहब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वी नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी माइनस वी नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा टी। भाई अलविदा, इन दोनों को तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो गायब हो ही जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो बचने वाला है जरा उस पर जरा बातचीत कर ली जाए। देखो भाई साहब क्या हो रहा है, आर क्रॉस वी जो बचेगा, जीरो आई कैप जीरो जे कैप, उस पर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जीरो आई कैप जीरो जे कैप, अच्छा हुआ वो जीरो हो गया, ठीक है भाई। के कैप के, अच्छा ये पूरा के कैप में आ रहा है ना, ये पूरा के कैप में आ रहा है, इसको के कैप यहां लिख दूं, ठीक है। ये जो के कैप था वो मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है जरा गौर करिएगा, माइनस वी नॉट कॉस थीटा जीटी का स्क्वायर प्लस वी नॉट कॉस थीटा जीटी का स्क्वायर। इसका मतलब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो माइनस से बड़ी क्वांटिटी उसमें से हाफ गायब हो रहा है, तो माइनस का हाफ बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास माइनस माइनस, देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, इस वाले टर्म को उस वाले टर्म में ऐड करना है ना, जब मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो ये बचेगा माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू एंड दिस मच के कैप, दिस मच के कैप विल बी द आंसर, ठीक है। ये सिर्फ आया आर क्रॉस वी, ये क्या है आपके पास, सिर्फ आर क्रॉस वी आया है। अब मेरी बात को जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, काफी लोग इतना करके थक जाएंगे, काफी लोग इतना करके थक जाएंगे, बट आपको थकना नहीं है, बिकॉज एक बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। अब तो आपका आंसर आने वाला है, बस इसको एम से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, एम से। अब लोग बोलते हैं सर इसको एम से क्यों मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम टाइम्स आर क्रॉस वी। आपने अभी जो इतनी मेहनत मशक्कत करी है वो सिर्फ आर क्रॉस वी निकालने के लिए करी है, जो कि आपके सामने अब कुछ इस रूप में आ रहा है, ठीक है। अब ये बस आर क्रॉस वी आया है, तो भाई साहब इसको जरा आप एम से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, ठीक है। चलिए कर दें इसको मल्टीप्लाई, यहां आ जाइए। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हमको पहले से पता है, हम बहुत समझदार हैं। नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि एंगुलर मोमेंटम जो था बेटा वो था m टाइम्स आर क्रॉस वी, वो क्या था m टाइम्स आर क्रॉस वी। m को लेकर के कोई दो राय नहीं है, m इज जस्ट द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल। अभी जो r क्रॉस v निकाला है ना वो बड़ी जबरदस्त चीज निकाली है, ठीक है। क्या निकाला r क्रॉस v, अगर मैं बताऊं आपको तो वो जीरो आई कैप था, वो तो अपने को याद ही है, प्लस जीरो जे कैप था, वो तो अपने को याद ही है। के कैप में कुछ बहुत खूबसूरत सी चीज हुई थी, ध्यान दीजिए, ये रहा हमारे पास के कैप माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू पुट करते हैं, माइनस वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू दिस मच के कैप, दिस ये तो आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, और ये आ गया के कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमको दिख रहा है हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं सीधे इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना, देखो तो आई कैप तो गायब ही है, जे कैप तो गायब ही है, बस जो बच रहा है वो ये बच रहा है माइनस एम वी नॉट। एक बात को बताऊं, ये जो नंबर था ना ये जी टी स्क्वायर वाला, इसको जरा ऐसे अलग से लिख ले यार, ठीक है। आखिरी में एंगल छोड़ देंगे अपन, नहीं तो क्या है कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि अच्छा कॉस के अंदर एंगल ही आ रहा है पूरा थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, ऐसा ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो ये एम देखो माइनस एम वी नॉट जी टी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा टू
दिस मच के कैप। चेक कर लें एक बार, m आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, माइनस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, v नॉट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, cos थीटा GT स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल डन हो गया। ठीक है, ये वाला आपका रहेगा एज द फाइनल आंसर। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब आपको इसको नोट किस ऑर्डर में करना है, तो आपको नोट करना है इसको इस ऑर्डर में। ठीक है, जैसा बोलूं वैसे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है, ये रहा आपका पहला फंडा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया इसका स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, वो था आपका पहला फंडा। अब आपको कैसे नोट करना है, अब आपको नोट करना है, जी हाँ, यहां से 2 मिनट, हाँ जी, अब आपको नोट करना है पूरा यहां से। ठीक है, तो हाँ लंबा सवाल था, बिल्कुल लंबा सवाल था, कुछ सवाल तो होते हैं ना लंबे यार। तो ये रहा आपका पहला स्क्रीन। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो, ये वाला आपका रहा पहला स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये रहेगा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट। 3 2 1 रेडी गो, डन, ये वाला भी हो गया होगा। और उसके बाद ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलिए, बहुत ही लंबा सवाल था बट सॉल्व हो गया। चले आगे बढ़े अब। ओके, क्लियर करते हैं इसको, बाकायदा ऐसे क्लियर करते हुए चलते हैं, और तब जाकर के इसको हम यूज करेंगे हमारे अगले वाले सवाल के लिए। ठीक है, ये वाला केस आपका डन हो गया, इसको भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सवाल पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई है, ओमेगा नॉट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, सवाल को पढ़ने के टाइम पे ना क्या करना पड़ता है, बस गिवन कंडीशन टू फाइंड। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है वो जरा लिखते हुए चलना, सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो जरा आप लोग सवाल को पढ़िए और जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो था, इसका बेसिक पूरा लॉजिक जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर ही बेस्ड है। बस सवाल में कभी कभी क्या होता है कि शब्दावली ऐसे घूम जाती है ना कि लोग पकड़ नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि सवाल में आपसे ऐसा हो सकता है, जरा गौर करिए। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अ व्हील इज टर्न्ड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा नॉट वो है 0 रेडियन पर सेकेंड। वो कितनी है, 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये है कि एन एंगल ऑफ 200 रेडियन। ठीक है, तो अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 200 रेडियन। लिख लो भाई साहब, लिख लो। गिवन कंडीशन टू फाइंड वाला फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन जस्ट 8 सेकेंड्स, मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ है ना, ये जो कार्यक्रम हुआ है ये हुआ है केवल और केवल 8 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, तो कहानी अब तक कहां पहुंची है, इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया, 0। उसके बाद 8 सेकंड के अंदर कितना एंगल बन गया, ये एंगल बन गया है 200 रेडियन। ठीक है, उसके बाद सवाल का अगला हिस्सा क्या है, इफ द सेम torque continues to act then what will be the angular velocity of the wheel 16 seconds from the start। ठीक है, मतलब अगर सेम टॉर्क काम करेगा तो स्टार्टिंग से 16वें सेकंड तक, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर सेम टॉर्क काम करेगा तो स्टार्टिंग, मतलब जब बॉडी जस्ट रेस्ट पे थी तो स्टार्टिंग से लेकर के 16वें सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, मतलब 16th वाले सेकंड पर क्या वेलोसिटी होगी, 16 सेकंड्स के बाद क्या वेलोसिटी होगी, ये निकालना है। भाई एक बात सुनो, देखो यहां तक का जो कार्यक्रम देके रखा है ना, यहां तक का जो भी कार्यक्रम देकर के रखा है वो सिर्फ इसलिए देकर के रखा है ताकि आप निकाल लें यहाँ पे एक्सेलरेशन। बिकॉज आप एक बात पर गौर करेगा, तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन, कौन सी तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बोलता हूं लीनियर में, लिखता हूं एंगुलर में। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई इन तीनों ही इक्वेशंस में खास बात होती है कि अल्फा तो आएगा, क्या आएगा, अल्फा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो ये जो डेटा यहां पे गिवन है, जो इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है, वो जस्ट गिवन है अल्फा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए। उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, अगर सेम टॉर्क काम करेगा देन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील 16 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब कुछ नहीं है, वेलोसिटी बोले तो ओमेगा एट
16 सेकेंड ये पूछा हुआ है, बट ये इंटरवल के बाद पूछा है, ठीक है। इंटरवल से पहले वाली कहानी जो है ना, दैट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट एक्सेलरेशन, दैट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट एक्सेलरेशन। आगे बढ़े, अब जरा गौर करो, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पक्का। अब यहां से निकालना है अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। क्या बोलते हो भाई लोग, पक्का। ये वाला t 16 सेकंड मत लेना, ऐसी गलती करने से बचो रे। यहां पे क्या होता है, ये जो डेटा गिवन है ना, दैट इज जस्ट गिवन टू इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी सारे इक्वेशंस हमारे वैलिड होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, भाई v कितना आ रहा है, v मतलब ओमेगा, ठीक है। तो भाई ये तो अपने को पता नहीं है, अब तुम यहां पे अटक गए। अब तुम यहां पे क्यों अटक गए, बिकॉज तुमने ऐसी इक्वेशन चूज कर ली थी, जहां पे एक ऐसा पैरामीटर गिवन है जो ना ही गिवन है ना ही पूछा है, मतलब काम का नहीं है। इस पैरामीटर, इस पूरे सेक्शन के अंदर ये वाला पैरामीटर गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, मतलब काम का नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सवाल में कभी कभी ये जनरली ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, गिवन नहीं है, ऐसे मान लो अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं जिस पूरे सवाल के अंदर मान लीजिए कि अगर t नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर t नहीं आ रहा है तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी मत अप्लाई करो, बिकॉज वहां पे t आ जाएगा। आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मत अप्लाई करो, बिकॉज वहां पे t आ जाएगा। तो आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिकॉज वहां पे t नहीं आता है, ठीक है। तो इसको अब जब आपको अल्फा निकालना है ना, तो ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी। कौन सी इक्वेशन काम करेगी, ये वाली, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका फंडा क्या होता है कि अगर कोई चीज गिवन नहीं है, पूछी नहीं है, मतलब वो काम की नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसके पहले वाले में ओमेगा, इस सेक्शन में तो गिवन नहीं था, पूछा भी नहीं था, मतलब यहां पे काम का नहीं था। बाद में निकालना है वेलोसिटी, बट वो कब निकालना है, 16 सेकंड पे, ठीक है, 8 तक नहीं निकालना था। अब एक काम कर, तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 रेडियन, चिपका दे 200 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट 0 है यार। अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा ही तो निकालना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पे करना है अपने को टी का स्क्वायर, टी बोले तो 8, 8 का स्क्वायर बोले तो 64, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 264 अल्फा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू 64 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 400 बाई 64। इसको जरा ना अपन उचकाते हैं, किससे, मैं बोलता हूं उसको उचका दो 8 से, ठीक है। तो 8 5 जा 40, तो 8 50 जा 400 और 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। अब जरा इसको निपटा दो, किससे भाई साहब, इसको निपटा दो 2 से, तो 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, पक्का। ये आ गया आपके पास अल्फा, दिस इज ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन था ना भाई, अब निकालनी है वेलोसिटी एट 16 सेकेंड, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बस यही करेंगे कि हमको फर्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट गिवन था क्या, ओमेगा नॉट बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो 0 हो जाएगा। प्लस प्लस अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है 25/4, अल्फा कितना आ रहा है 25/4। उसके बाद टाइम कितना है 16, तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, जब उसको काटेंगे ना अपन, तो 25 इंटू 4 4 जा 16, ओमेगा यहां से आ जाएगा जस्ट 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया क्या, पक्का, डन, क्लियर। इसको जरा नोट कर लेना, एक तरफा सवाल था ये। यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि जो पहला वाला सेक्शन गिवन था, दैट वाज जस्ट गिवन टू इवैल्यूएट द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि आपने निकाल लिया। अब इसी को यहां पर पुट कर दिया है, बिकॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन यहां तक हुआ है वही आगे हो रहा होगा। तो बस ये डन हो गया, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो, फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर सवाल को आपने देख लिया होगा। अब जरा गौर करते हुए चलेगा यहाँ पे, अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 आरपीएम, ठीक है। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 600 आरपीएम। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे जहां पे ये फ्लाई व्हील का टर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड जो है उसकी इनिशियली वो है 600 आरपीएम की, अबाउट इट्स एक्सिस एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है। तो पहले जरा इस पे जरा गौर किया जाए कि सवाल के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो गिवन है 600 आरपीएम, ठीक है। लिख लो भाई साहब 600 आरपीएम,
600 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। जब काटोगे 10 टू जा कितना आ जाएगा 20 पाई। ये आ गई तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद अबाउट इट्स एक्सिस ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट टॉर्क फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है। मतलब इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0 और कांस्टेंट टॉर्क जो अप्लाई करा है वो अप्लाई करा है फॉर 10 सेकंड्स। कितने के लिए अप्लाई करा है? फॉर 10 सेकंड्स। नाउ फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन। जरा गौर करिएगा, रिटार्डेशन क्या होता है? ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए जरा गौर करिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो वो भी एक चेंज है, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही है ना, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, which is called as retardation, ठीक है। It's as simple as that। अब यहां पे क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन निकालना है, और दूसरी बात क्या है? एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। इसका मतलब ये कि टॉर्क को अप्लाई करने के 5 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी वो भी निकालनी है। लेकिन पहले जरा गौर करिए, जो यहां तक का कार्यक्रम है, जो फ्लाई व्हील से लेकर के जो 10 सेकेंड्स लिखा हुआ है, जो वहां तक का कार्यक्रम है ना, दैट इज जस्ट गिवन टू इवैल्यूएट, दैट इज जस्ट गिवन टू इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन, ठीक है। बिकॉज सारी की सारी इक्वेशन जो है वो तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो पहले निकाल लिया जाए एक्सेलरेशन, फिर बाद में निकाल लेंगे कि 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी और रिटार्डेशन क्या होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो वो सब चीजें निकालनी है। अब जरा गौर करें कैसे करेंगे इसको। देखिए, करें शुरुआत। देखो भाई साहब, जो डेटा मुझे गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि सबसे सटीक इक्वेशन तो हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस 80। अल्फा निकालना है तो v माइनस यू बाई टी। अल्फा निकालना है तो v कितना आ रहा है, मतलब ओमेगा फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 20 पाई आ रही है, अपॉन टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड्स का, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 पाई। अल्फा आ जाएगा माइनस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे ना इत्मीनान से गौर करिएगा। आपको यहां पे ये भी निकालना था कि नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, आपको ये भी निकालना था नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ओमेगा एट 5 सेकेंड्स। आपसे ये भी पूछा हुआ था कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसे कैसे निकाला जाएगा आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बोले तो v इक्वल टू यू प्लस 80, बोलता हूं लीनियर में लेकिन लिखते हैं हम इसको एंगुलर के अंदर, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब जरा गौर करना, ओमेगा ही तो निकालना है। अब ओमेगा नॉट क्या है? देखिए, अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट होती तो ओमेगा नॉट 0 ले लेता मैं, ठीक है। बट यहां पर क्या बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी? नहीं, बॉडी बाद में रेस्ट पे आई। कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद बॉडी विल बी एट रेस्ट, ठीक है। बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहां पे है 20 पाई के बराबर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 पाई। एक्सेलरेशन क्या है? अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती एक्सेलरेशन 0 हो जाता। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है। यहां पर बॉडी की वेलोसिटी घट रही है 20 पाई रेडियन पर सेकंड से, बॉडी की फाइनली 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। दैट्स व्हाई ये जो हमने निकाला है ना, दिस इज द रिटार्डेशन। सवाल में इसी शब्दावली में पूछा हुआ है, रिटार्डेशन निकाल दीजिए। निकाल दिया हमने, ठीक है, रिटार्डेशन निकाल दिया। अब आते हैं भाई साहब, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा है माइनस 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो अल्फा लिख देंगे हम माइनस, अल्फा लिख देंगे हम माइनस 2 पाई। उसके बाद टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद की पूछिए वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद की पूछिए वेलोसिटी, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ये 20 पाई माइनस 10 पाई, तो ओमेगा हो जाएगा 10 पाई के बराबर। और 10 पाई रेडियन पर सेकेंड कितना आ गया? ओमेगा ओमेगा आ गया है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है? पक्का डन, ठीक है। तो जरा सवाल को एक बार वापस चेक करिए। यहाँ क्या क्या निकालना था? एंगुलर रिटार्डेशन निकालना था, जिसका हमारा आंसर आ गया है माइनस 2 पाई। रिटार्डेशन था इसलिए माइनस में आना लाजमी है। और उसके बाद यहाँ पूछा हुआ था कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो ये रही आपके समक्ष, ठीक है। ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई है? पक्का। 3 2 1 रेडी गो डन। स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया? ओके, पक्का, क्लियर करते हैं।
अब जरा आते हैं इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। भाई साहब ये रहा इसका अगला वाला सवाल, पढ़ो उसको जल्दी। चलिए फिर इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करें जरा देखो। पहली बात तो एक बात समझ जाओ, इस सवाल का जो प्री रिक्विजिट है वो होने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होने वाला है? वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए होगा तो आई विल ऑब्वियसली डिस्कस दैट। अब सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? देखिए बेटा क्या होता है, इसको मैंने पढ़ा के रखा है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर, लेकिन एक बार यहां देखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के पास एनर्जी है इनिशियली 100 जूल की, ठीक है। अब अगर मैं कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर कुछ मैं वर्क करता हूं तो जो वर्क हमने करा है ना वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप कभी भी किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर आप कुछ वर्क कर देते हैं तो वो वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में, पक्का। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के पास इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 100 जूल की, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा कि हमने उसके ऊपर वर्क कर दिया है 400 जूल का। अगर हम 400 जूल का वर्क कर देंगे तो बॉडी के पास जो फाइनली एनर्जी है बेटा वो कितनी हो जाएगी? पहले उसके पास 100 जूल पहले से पड़ी थी बचपन से, उसके बाद 400 जूल का वर्क कर दिया उसके ऊपर, तो अब इसके पास फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 500 जूल, ठीक है। आया समझ? अब मेरी बात सुनना, डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जमाने भर में अगर आपको कभी भी किसी भी चीज में अगर चेंज निकालना है तो एक तरीका होता है उसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पक्का। अब जरा गौर करो, कितनी है फाइनल? 500, और कितनी है इनिशियल? इनिशियली इट वाज जस्ट 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 400 जूल। तुमने कहा हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन इससे एग्जैक्टली क्या पॉइंट प्रूव होता है? इससे पॉइंट ये प्रूव होता है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? क्या बताया मैंने कि कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर आप कुछ वर्क करते हो सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एंटायर सिस्टम। इस बात को दिमाग में अटका लो अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, पहले एक काम करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। खास तौर से इसका ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्या लिखा है ये? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई आपको? पक्का। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। अब ना बस मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, बट रोटेशन के टर्म्स में लिखूंगा। किस टर्म्स में लिखूंगा मैं? रोटेशन के टर्म्स में। अब सर ये रोटेशन का टर्म क्या होगा? देखिए बेटा, सिस्टम अभी हमने क्या चीज देखी, सिस्टम पे जो हम वर्क करेंगे ना दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल क्या होगा? हाफ इनटू मास। मास के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब ओमेगा का स्क्वायर, माइनस क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इनटू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, पक्का, डन। अब यहां से वर्क क्या आ जाएगा पता है? जरा गौर करना, I/2 तो ऐसे बाहर रख लो और यहां आ जाएगा v का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा u का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा दिमाग में अटकाओ अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? वर्क इक्वल टू I/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, तरीके से इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? पक्का। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ लिया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, जहां पर ओमेगा क्या होता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट क्या होता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलिए, एनर्जी कितनी है? 484 की है। बस 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 डेटा पकड़ो और लिखो। एनर्जी मतलब वर्क कितने का है? 484, ऑब्वियसली जूल्स का है, ठीक है। स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो है वो है 60 आरपीएम। तो 60 रेवोल्यूशंस मतलब 2 पाई पर मतलब पी मतलब पर, ठीक है, अपॉन नीचे के पर मतलब डिवाइड, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? मिनट। मिनट बोले तो 1 मिनट, बोले तो 60 सेकेंड, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कट पिट के यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा बस 2 पाई। सही आ रहे हैं हम? तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो फाइनल स्पीड हो गई ना वो हो गई है 360 आरपीएम, ठीक है, मतलब 6 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो 2 पाई थी अब 6 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 12 पाई रेडियन पर सेकेंड,
ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको वैसे निकालना ही हो ना कि नहीं यार 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, जब काटा पीटी मचाओगे तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 पाई ही आने वाला है। ठीक है, तो या तो वैसे ही कर लो सीधे, ठीक है, कि 6 टाइम्स तो हो ही रही है ना भाई लोग, तो कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील, मतलब आई पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, आई पूछा हुआ है। अब जरा गौर करिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, हम उसका नाम भी लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कौन है, कौन है भाई, कौन है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमें एक बात समझ में आ रही है, वो बात दरअसल ये है कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो आई बाई टू ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्लियर दैट, पक्का। अब जरा गौर करिए, वर्क एनर्जी मतलब कितना आ रहा है, ये 484 आ रहा है। ठीक है, आई तो निकालना ही है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 12 पाई। ठीक है, जब 12 पाई का स्क्वायर करूंगा ना तो ये आ जाएगा 144 पाई का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर करना है। कितना आ रहा है ओमेगा नॉट, 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर करूंगा ना तो कितना आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 484 इक्वल टू आई बाई 2, और यहां से कितना हो जाएगा 144 पाई का स्क्वायर माइनस 4 पाई का स्क्वायर, इसका मतलब 140 पाई का स्क्वायर। पक्का, डन। ठीक है, अब जरा गौर करेगा कि सर अब यहां से कैसे आगे बढ़ना है। बेटा इसका आगे कहानी बड़ी सिंपल है। ठीक है, बिकॉज इसके बाद जो आपका मेजर टास्क था ना वो तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। आपका मेजर टास्क तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस आई निकालना है। क्या निकालना है आपको, बस आई निकालना है। तो आई क्या हो जाएगा पता है, देखना जरा, बस सारी वैल्यूज पुट करने वाला हूं तरीके से, गौर करना अच्छे से। देखो बेटा, आई जब निकालूंगा 484 इंटू 2, 484 इंटू 2, नीचे आ जाएगा 140 पाई का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 140 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना अच्छे से, देखो 484 इंटू 2 को छोड़ो, 2 मिनट छोड़ो, बस 2 मिनट छोड़ो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 140। बेटा पाई का स्क्वायर करना है ना, जानते हो पाई क्या होता है, 22/7। ठीक है, तो जब पाई का स्क्वायर करूंगा तो 22/7 इंटू 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 22 और ऊपर चले जाएगा 7 इंटू 7। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई, क्या करा मैंने नीचे, देखिए पाई का स्क्वायर करना था तो पाई मतलब 22/7 और पाई का स्क्वायर करना है मतलब 22/7 इंटू 22/7। ठीक है, अब ऐसा करने से सर फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जो 22 इंटू 22 लिखा हुआ है ना ये होता है 484। कितना होता है ये होता है भाई 484। तो यहां पहली फुर्सत में ये और ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, अब इसके बाद सर क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा कुछ ऐसा, I इज इक्वल्स टू, अब यार तुम अगर चाहो तो ना वैसे मल्टीप्लाई करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा देखना जरा, 2 7 7 और नीचे आ रहा है जस्ट 140। ठीक है, अगर आप समझ गए इस बात को कि मैं क्या करने वाला हूं, तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14। ठीक है, तो 2 7 से कितना हो गया 14 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे कितना है 140। तो जब मैं इसको और इसको काटूंगा तो ये 10 से कटेगा, किससे कटेगा 10 से कटेगा। तो यहाँ पे इतना स्मार्टनेस लगाने के बाद जो आपके पास बचा वो बचा 7 और नीचे बचा 10, बस काम खत्म है 0.7। और आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पहली बात समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। कहां निकालते हैं, आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक एक्सिस है ये, ठीक है, और इसके अबाउट एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, ये हमने मान लिया एक्सिस, और इसके अबाउट एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। अब उस पार्टिकल का मास हम ले लेते हैं m, ये रहा पार्टिकल, इसका मास हमने क्या ले लिया, इसका मास हमने ले लिया है m के बराबर, और ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल घूम रहा है ना इस सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r के बराबर है, इसका मास m के बराबर है, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना इस AB एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट दिस AB एक्सिस इज m इंटू r का स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, मास इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सिस, जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तो किसी एक्सिस के अबाउट ही आता है,
यहां पर भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। चले ओके डन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो m इंटू आर का स्क्वायर आ रहा है। अब जरा गौर करो, अगर m इंटू आर का स्क्वायर है मतलब किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर। अब जरा गौर करना, 0.7 जो आ रहा था ना, उसकी यूनिट के लिए मैंने आपको वो बताया, तो 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर विद डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा फंडा मैं आपको बता चुका था और ये रहा इसका सोल्यूशन। क्या आपको समझ में आ गया? पक्का जल्दी बताओ और जल्दी इसको तुरंत से पहले नोट कर लेना। डिटेल्ड सोल्यूशन था, कॉपी किताब लेकर के बैठा करो तभी मजा आएगा, ठीक है। हो गया होगा, चलें 3 2 1 रेडी गो डन। क्लियर करते हैं उसको। कितना आंसर है? 0.7। कितना आंसर है? 0.7। चलिए सर डन, इसका आंसर आ गया है 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। अब जरा कूदा जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज जस्ट 1.2, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। Initially the body is at rest, initial velocity 0 हमने मान ली। In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 जूल, अच्छा बहुत एनर्जी है। For how much duration, मतलब समय अंतराल, मतलब t पूछा जा रहा है। An acceleration given है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर must be applied about the axis, ठीक है। इनर्शिया की बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो किसी एक्सिस के ही अबाउट होगी, ठीक है। चले ओके डन। अब सवाल पे आ जाए। देखिए गिवन डेटा पकड़ो, वहां पे लिखते हुए चलो, ठीक है। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है ना, पहली बात तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1.2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है वो गिवन है 1.2, ठीक है। तो एक बार जरा ये सवाल नोट कर लो, एक बार जरा देख लो क्या इसके अंदर हो सकता है, और फिर उसके बाद एक आपको मैं हिंट दूं ना इसके अंदर, तो यहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन यहां पे हो सकता है, ठीक है। जल्दी करो, शुरू कर। चलें ठीक है ओके डन, ठीक है। अब जरा देखा जाए, इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो कुछ गिवन है यहाँ पे बस जरा लिख लेना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज गिवन एज 1.2। चलें ऐसा यूनिट के अंदर ही गिवन है सब कुछ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ऑफ नाउ गिवन इज 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या था, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको गिवन है कि वो 0 है। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट इज 0 रेडियन पर सेकेंड बिकॉज वेलोसिटी है। उसके बाद क्या हो रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है 1500 जूल की। अब क्या है, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कितना ड्यूरेशन होगा, टाइम पूछा है, और एक्सेलरेशन है 25। क्या पाई है क्या या नहीं है? 25 के बाद पाई नहीं है, तो 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब I/2 बाहर निकाल लो, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वही तो करा है मैंने, देखो। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओमेगा नॉट 0 है, तो वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और ये कितना आ रहा है I/2, और यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमको 1500, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1.2 है, नॉट 0.2, ये 1.2 है। तो 1.2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। पक्का डन, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ये आ जाएगा 3000 1.2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ आपको तो निकालना होगा ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1.2। पक्का डन, ठीक है। ये अपने पास आ गया अभी ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखो। तो ये 3000 था, यहाँ आपने लिखा था 1.2, तो आप एक काम करिए ना, इसको 12 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -1, तो वो चले जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। पक्का डन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ आ जाएगा 2500। क्या बात है, पक्का डन, ठीक है। और जब ये रूट ऑफ 2500 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपके पास 50, दैट टू रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपने निकाला है वो क्या निकाला है, वेलोसिटी ही निकाला है ना, ठीक है। ये आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। और बट यहाँ पे और कुछ पूछा हुआ था क्या, व्हाट मस्ट बी द
टाइम 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 क्या ड्यूरेशन था, समय अंतराल निकालना है आपको, ठीक है। जब टाइम निकालना है ना, जरा गौर करिए। देखिए अपने पास क्या क्या चीज है, v गिवन है, u गिवन है और a भी गिवन है। तो तरीके से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करो, पक्का। जब यहां से आप t निकालेंगे ना तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा इज इक्वल टू टी आ जाएगा, ठीक है। जरा गौर करिए कितना है ओमेगा, ये आ गया 50 माइनस ओमेगा नॉट क्या है, बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अपॉन नीचे अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा 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 आ रहा है 25, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये हमारा आंसर डन हो चुका है, ठीक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग पूरा सोल्यूशन आ चुका है, डिटेल सोल्यूशन था। जल्दी इसको नोट कर लेना, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके क्लियर। चले अब इस सवाल को जरा गायब किया जाए और जरा बढ़ा जाए इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ ग्राइंडस्टोन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 6, एसआई यूनिट में ही गिवन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके डन। उसके बाद क्या है, अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंडस्टोन इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम इन 10 सेकंड्स, ठीक है। मतलब अब स्पीड क्या हो गई, 150 आरपीएम हो गया है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो फाइनल स्पीड कितना हो गया, अच्छा इनिशियल क्या था, a constant torque is applied and the grindstone is found to have a speed of this much after starting from rest, ठीक है। मतलब initially the body was at rest, omega naught was 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो इसकी आ रही है ना 10 सेकेंड के बाद, वो कितनी आ रही है, 150 आरपीएम। तो 150 आरपीएम जरा कन्वर्ट किया जाए इसको तुरंत से पहले, तो 150 रेवोल्यूशन 2 पाई पर मतलब डिवाइड, और नीचे क्या आएगा मिनट, मतलब 60 सेकेंड। कितना आएगा भाई साहब, 60 सेकेंड आएगा। जरा इसको काटा पीटा जाए तो 150 पाई अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 30, 2 से काट दिया इसको अपन ने, ठीक है। 150 आरपीएम था तो रेवोल्यूशंस पर मिनट आ गया, तो रेडियन पर सेकंड में तो आ ही रहा है ना, 230 कट गया यहाँ पे। अब ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 पाई। क्या निकाला आपने, फाइनल वेलोसिटी, तो रेडियन पर सेकंड में आ रही है। और समय कितना है, समय कितना है, समय दिया है केवल 10 सेकंड्स, समय दिया है केवल 10 सेकंड्स का। अब आपसे पूछा हुआ है आफ्टर स्टार्टिंग कैलकुलेट द टॉर्क, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया यहाँ पे, टॉर्क पूछ लिया भाई साहब, टॉर्क पूछ के रख लिया आपसे, ठीक है। अब जरा आपको अगर मैं याद दिलाऊं ना थोड़ी सी बात, तो आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने इस बात को समझ लिया है कि लीनियर मोशन क्लियर है, तो यहां पे काम डनाडन होता है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, ठीक है। वी मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, बस खेल दो अब तो बेटा, काम खत्म है। आई कितना है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि 6 के बराबर था। ओके डन। उसके बाद अल्फा कैसे निकालना है, अल्फा निकालना होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। आई इज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके डन, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, 6 को रखिए, v कितना आ गया था, v जस्ट निकाला था हम लोगों ने 5 पाई, कितना है 5 पाई, माइनस यू कितना था, इनिशियली बॉडी वॉज जस्ट एट रेस्ट। ओके कोई बात नहीं, रेस्ट में थी। और समय कितना लग गया इसको, 10 सेकंड का समय लग गया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 5 30 पाई अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जिसके बाद जो अपना टाउ बचेगा ना, ये टाउ बचेगा हमारे पास 3 पाई, ठीक है, पक्का डन। तो आई हमारे पास 0.6 था, उसके बाद v माइनस यू हमने करा, v था 5 पाई। ओके डन क्लियर। अपॉन नीचे टाइम था 10 का, जब इसको सॉल्व करा हमारे पास कितना आ गया, 3 पाई आ गया। और ऑब्वियसली ये 3 पाई जो है ना, वो न्यूटन मीटर्स में आएगा। किस में आएगा, ये न्यूटन मीटर्स में आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, ये आपके पास आ गया है इस वाले सवाल का, इस वाले क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विच इज नथिंग बट जस्ट 3 पाई न्यूटन मीटर। पक्का डन क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके 3 2 1 रेडी गो डन। खत्म करते हैं इसको, ठीक है, ये वाला खत्म हो गया। अब जरा बढ़ जाओ इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। ग्राइंडस्टोन का तो हो गया, अब जरा ये वाला सवाल देख लो क्या कहना चाह रहा है कवि आपसे। उसके बाद तरीके से इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो जल्दी। चलिए ठीक है, सवाल देख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा बस डेटा पकड़ो और वहां पे गिवन कंडीशन टू फाइंड अप्लाई कर दो। इस सवाल के अकॉर्डिंग अ बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली रेस्ट पे था, और इनर्शिया है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चले ओके डन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब 0 रेडियन पर सेकेंड। अब कभी क्या बोलना चाह रहा है, इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड विथ अ मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क 6 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 20 सेकेंड के लिए घुमाया गया है, 20 सेकेंड के लिए घुमाया गया है, मतलब समय अंतराल है 20 सेकेंड का मात्र। और जो टॉर्क है वो भी तो गिवन है, टॉर्क भी तो गिवन है। कितना गिवन है टॉर्क यहाँ पे, 6 न्यूटन मीटर, ये रहा 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ठीक है। चले देख लिया जाए इसको, 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वर्क डन निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वर्क डन निकालना है। देखिए क्या फाइंड करना है वो अलग बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और वर्क फाइंड करना है। लेकिन किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले निकाल लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बिकॉज कोई सी भी इक्वेशन यूज करो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जरा निकाला जाएगी कैसे निकलता है यहां से एक्सेलरेशन। नाउ गो विद द फ्लो, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप जानते हैं कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सिमिलरली टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा, ठीक है। फोर्स के लिए टाउ, मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर जब यहां से हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टाउ की वैल्यू क्या है 6 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3, देयरफॉर अल्फा कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर अल्फा कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जैसा है ना एंगुलर, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से क्या निकालना है, थीटा निकालना है और वर्क डन निकालना है। नाउ थीटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन लीनियर में याद है, लिखने के टाइम पे टर्म्स कैसे यूज करेंगे, रोटेशनल वाले, ठीक है। अब जरा गौर करिए, थीटा आपको नहीं पता ना, ठीक है। ओमेगा नॉट चलिए वो 0 है, बहुत बढ़िया, भला हुआ उसका, प्लस हाफ अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे बस 2 के बराबर, इनटू करना पड़ेगा किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकंड का, ठीक है। 20 का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 400, ठीक है। तो देयरफॉर जो थीटा बचेगा ना, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 400, थीटा बच गया है 400 रेडियंस, ठीक है। नाउ अब जरा गौर करिए, आपको निकालना है वर्क क्या होगा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर एंगुलर वर्क है तो टॉर्क इनटू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क के बाद मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, आपको वर्क ही तो निकालना था। अब यहां पे टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन थी, 6 न्यूटन मीटर, सब कुछ एसआई में गिवन है। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था वो हमारा कितना आ गया 400, तो ऑब्वियसली वर्क कितना आ जाएगा 2400। और जो वर्क आपने निकाला है वो वर्क एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क होती है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। तो आपका आंसर आ गया, दोनों का आंसर आ चुका है। एक्सेलरेशन सॉरी वर्क जो आपसे पूछा हुआ था वर्क आ गया है 2400 जूल्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पूछा हुआ था वो आ गया था 400 रेडियंस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये इस वाले सवाल का ये वाला क्वेश्चन था बेटा, देख लो अच्छे से, ठीक है। इस वाले सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समय कम है तो बकायदा कॉपी किताब लेके बैठा करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। साथ साथ लिखते हुए चलना। ओके डन, रेडी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया होगा आपका पूरा, चले ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। अब ये आपके सवाल जो थे पार्ट 2 के वो यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज करने थे वो मैंने करवा दिए, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। उसको गो थ्रू जाना उसके साथ, और कॉपी किताब लेके बैठा करो, तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना। क्लास खत्म हो, लेक्चर खत्म हो, रात को बैठो, रिवाइज मारो पूरा, ठीक है। और बार बार रिविजन, मैं रिविजन बोलता हूँ, रिविजन इज द की, ठीक है। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। पक्का, डन, क्लियर, चलिए ठीक है। तो MIQ का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वाले पार्ट्स के अंदर। और अगर आपको जानना है बाकी बैचेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।